नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 संस्कृत का मॉडल पेपर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। ये जो आपका पेपर है वो 3.25 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, ये आप पढ़ लेना। आपका जो खंड ए है वो MCQ प्रश्न संबंधित होगा, जिसमें आपके 17 अभिषेध वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है सूक्ति इति पाठ मूलतः कस्मात् ग्रंथात् संकृत। जो सूक्ति नाम का पाठ है वो किस ग्रंथ से लिए गए? सूक्ति पाठ है वो पंचतंत्र ग्रंथ से लिए गए। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न है समग्र विश्व के आतंकित दृश्य, यानी समग्र विश्व है वो किसके दृश्य से आतंकित है या किससे पीड़ित है? जो संपूर्ण विश्व है भूकंप के दृश्य से पीड़ित है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे तीसरा है रसाल मुकुलानी के समाज षड्यंत्र। रसाल मुकुलानी भरंगा समाज षड्यंत्र। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है अद्य धरातलम कीदृशम जातम। आजकल है वो धरातल कैसा हो गया? श्यामलम यानी मलिन या अपवित्र हो गए। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है बुद्धिमती पुत्र देव पिता कुत्र गस्ती सम, यानी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? पितुर्गरम यानी अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है लवकुशो वंश से कर्ता के। जो लवकुश के वंश का कर्ता है या लवकुश के वंश का मुख्य कौन है? लवकुश के वंश का मुख्य है वो भगवान सूर्य। इसमें ऑप्शन दे है वो सही है, क्योंकि भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है। ये भगवान सूर्य के वंशज है। आगे सातवां प्रश्न है कस्य नर्तुम तु प्रकृति आराधना मन्यते, यानी किसका नृत्य है वो प्रकृति की आराधना मानी जाती है? जो मयूर से नृत्य यानी मोर का नृत्य है वो प्रकृति की आराधना मानी जाती है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे आठ प्रश्न है भारतम वंदे इत्यस्य संधि पदम अस्ति। जो भारतम प्लस वंदे इसका संधि पद क्या होगा? इसका भारतम वंदे इसमें अनुस्वार संधि है, जिसमें मैं के बाद ये व रेले में से कोई वर्ण आया तो इसमें मैं वो अनुस्वार में बदल जाता है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। इसमें अनुस्वार संधि का उदाहरण है। आगे नौवां प्रश्न है शटुत्व संधि उदाहरण अस्ति। जो शटुत्व संधि उसका उदाहरण कौन सा? शटुत्व संधि का उदाहरण है वो रामस षष्ठ है, जिसका संधि उच्छेद होगा रामस प्लस षष्ठ। ये जो तृतीय से है वो द्वितीय से में बदल जाता है, इसलिए इसमें शटुत्व संधि होगी। पहला है दिग्गज, जिसमें दिक प्लस गज होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और सत्कार का सद प्लस कार होगा और कश्चित का कै प्लस चित होगा। इसमें सत्व विसर्ग संधि होगी। आगे 10वां प्रश्न है उत्व संधि उदाहरण अस्ति। जो उत्व संधि है उसका उदाहरण कौन सा? उत्व संधि का उदाहरण है वो मनोहर होगा। मन प्लस हर, इसमें विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। आगे 11वां प्रश्न है वागीश्वर इत्यस्य पद से संधि विच्छेद अस्ति। जो वागीश्वर पद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश्वर पद का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईश्वर। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 12वां प्रश्न है स्वा इति पदे का विभक्ति बहुती, यानी स्वा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? स्वा शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको याद में रखना नमे स्वस्ति स्वा, इनके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 13वां प्रश्न है समीपम इति पद योग्य का विभक्ति बहुती। जो समीपम पद है उसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? समीपम पद के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा, जैसे नगर से समीपम यानी नगर के पास। आगे 14वां प्रश्न है आमरणम इत्यत्र पदे के उपसर्ग। आमरण पद के स्थान में है वो कौन सा उपसर्ग है? आमरण में आंग उपसर्ग है। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन दे है वो सही होगा। संस्कृत में हमेशा आंग उपसर्ग होता है और हिंदी में है वो आ उपसर्ग होता है। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे 15वां प्रश्न है निर्णायक इत्यस्य उपसर्गम पदम से पृथक कर्तव्य लिखित। जो निर्णायक शब्द है इसमें आपको उपसर्ग और पद है वो अलग करके लिखना है। निर्णायक शब्द में उपसर्ग होगा निर और नायक है वो शब्द होगा। इसमें आपके निर प्लस नायक होगा, जिसके योग से निर्णायक शब्द बनता है। आगे 16वां प्रश्न है तेज धातु लरित लकार ये मध्यम पुरुष बहुवचन किम भवति। जो तेज धातु है उसका लरित लकार मध्यम पुरुष बहुवचन होगा त्यक्त है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 17वां प्रश्न है लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन किम रूपम भवति। जो लब धातु वो आत्मन पद्य धातु है, इसमें लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन है वो लबते होगा और लबते लबेते लबनते और बहुवचन है वो लबनते होता है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 17 अभिषेध वाले प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है आपको निर्देश अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। जैसा कोष्टक में दिए गए उसके अनुसार आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी। यहाँ पहला है सदा खालजगा बहु और सुख के साथ आपको इन प्रत्यय लगाना। इन प्रत्यय के योग से होगा इनमें इन शेष रहता है। इसमें आपके सुख प्लस इन यानी सुखी ने सदा सुखी ने बहु यानी सब सुखी हो। दूसरा तय खालजगा एवं संति।
इसमें आपके एव के बाद रिक्त स्थान है और कोष्टक में दिया गया बुद्धि प्लस मतुप, आपको मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना और मतुप में अंत में मति मत और मान रहता है। इसमें आपके होगा बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है तो मति जुड़ेगा। ते एव बुद्धिमंते संति, वे सब बुद्धिमान थे, इसमें आपके बुद्धिमंत है जुड़ेगा क्योंकि ते है वो बहुवचन है और जो पुल्लिंग है। आगे तीसरा सर्वे खालजगा सेवा, सभी की सेवा है वो करनी चाहिए। सर्वे मानव प्लस तल प्रत्यय का प्रयोग करना, तल प्रत्यय में हमेशा ता शेष रहता है, इसमें आपके शब्द बनेगा मानवता। आगे चौथा प्रश्न है वसंत खालजगा पुष्पाणी वीक्षंत, इसमें आपको सर्वे शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन प्रयोग करना, सर्वे का होगा सर्वम सर्वे सर्वाणी, इसमें आपके सर्वाणी शब्द है वो प्रयुक्त होगा। आगे पांचवा प्रश्न है जना खालजगे आशीर्वादम यच्छन्ति, इसमें आपको वधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। वधु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है वो वधुए होता है। इस प्रकार आपको दूसरे में 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो प्रत्यय और शब्द रूप से सम्मिलित होंगे। आपको प्रत्यय में यह ध्यान में होना चाहिए अंत में कौन सा शब्द जुड़ता है या क्या शेष रहता है और शब्द रूप है आपको याद होने चाहिए। आगे तीसरा प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखित, आपको इस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न दिए गए उनका उत्तर लिखना है। ये गद्यांश 7 नंबर का रहने वाला है। भारतवर्ष एक महान देश वर्तते, भारत एक महान देश है। अस्मिन् अनेके प्रदेशा सन्ति, इसमें अनेक प्रदेश है। तेषु साम्प्रतम राजस्थान एकम राज्यम वर्तते, उसमें एक वर्तमान में आधुनिक एक राजस्थान प्रदेश भी एक राज्य है। अस्य राजधानी जयपुरम अस्ति, उसकी राजधानी और जयपुर है। राजस्थान देश से कांचन एतादश विशेषता सन्ति या खलु अन्यत्र न लभन्ते, राजस्थान की जो विशेषता है जो दर्शनीय स्थल है वो अन्य कहीं भी नहीं प्राप्त होता है, अन्य स्थान पर कहीं नहीं मिलते। अश्य प्रदेश से भूमि वीरानाम वीरांगना नाम से जननी वर्ते, यहाँ की जो भूमि है वीर और वीरांगनाओं की जननी है। अत्र महाराणा प्रताप महाराणा सांगा वीर दुर्गादास से दर्शे वीरा समूह में, या महाराणा प्रताप महाराणा सांगा वीर दुर्गादास जैसे वीर उत्पन्न हुए। अत्र पद्मिनी पन्ना से दर्शे वीरांगना समुद्र पन्ना, यहाँ पर पद्मिनी और पन्ना दाई जैसी वीरांगनाएं भी उत्पन्न हुई। अद्यपि राजस्थान से अनेक वीर देश स्वयं तत्पर वर्तन्ते, आज भी है वो राजस्थान के अनेक वीर है वो देश की सेवा में तत्पर है। अयम प्रदेश न केवल वीरानाम भूमि अपितु विदुषाम जन्म स्थली कार्य स्थली च वर्तते, ये न केवल वीरों की जन्मभूमि है बल्कि विदुषा यानी विद्वानों की कर्म भूमि और जन्मभूमि भी है। अतः अनेक विद्वान से काले काले समुद्र बने, यहाँ समय समय पर अनेक विद्वान उत्पन्न हुए। राजस्थान से राजधानी जयपुरम तो लघु काशी मान्यता है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है उसको लघु काशी माना जाता है। अतः संस्कृत से अनेक विद्वान यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए थे। राजस्थान प्रदेश से अनेकानि दर्शनानि स्थलानि सन्ति, राजस्थान प्रदेश में अनेक दर्शनीय स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टि अपि प्रदेश अयम सूर्यम वर्ते, यानी प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी ये प्रदेश है वो सुंदर है या मनोरम है। अतर जयपुर उदयपुर अजमेर भरतपुर विभिन्न नगर है वो विश्व प्रसिद्ध है। वे पर्यटक अतर भ्रमणार्थम आगंतुक, अनेक पर्यटक है वो यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है वो एक पद उत्तर, इसका उत्तर आपको दोनों प्रश्नों का एक पद में देना। पहला कश्य प्रदेश से राजधानी जयपुर वर्तते, यानी किस प्रदेश की राजधानी है वो जयपुर है, इसका उत्तर होगा राजस्थान से या राजस्थान प्रदेश से। दूसरा है कम लघु काशी मन्यते, यानी किसको लघु काशी माना जाता है, कम के स्थान पर आपके आएगा जयपुरम लघु काशी मन्यता। खे वो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। इसमें राजस्थान से भूमि के साम जननी वर्तते तस्य अनेक वीरा पुत्र तत्पर संति, यानी राजस्थान की भूमि है वो किसकी जननी और उसके अनेक पुत्र है वो कहाँ तत्पर है। राजस्थान से भूमि वीरानाम वीरांगना नाम, राजस्थान से भूमि वीरानाम वीरांगना नाम से जननी वर्तते, जो राजस्थान की भूमि वीरों और वीरांगनाओं की जननी है। तस्य अनेक वीरा देश सेवा में तत्पर संति, उसके अनेक वीर है वो देश सेवा में तत्पर रहते हैं। आगे गया ऐसे गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखित, इस गद्यांश का आपको समुचित शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक होगा राजस्थान प्रदेश है या राजस्थान प्रदेश से महत्व भी लिख सकते हो। अगला गया भाग है वो भाषी कार्य व्याकरण से संबंधित रहने वाला। इसमें पहला पर्यटक इति कर्तपद से गद्यांश से क्रियापदम किमस्ति, यानी पर्यटक शब्द की इस गद्यांश में क्रियापद कौन सा प्रयुक्त हुआ। पर्यटक शब्द के साथ में क्रियापद है वो आगच्छन्ति प्रयुक्त हुआ है क्योंकि पर्यटक आते हैं। और भाषा कार्य में दूसरा विद्वान से इति विशेष पद से गद्यांश से विशेषण पद किम, यानी विद्वान शब्द जो विशेष है इसके लिए गद्यांश में कौन सा विशेषण शब्द प्रयुक्त है, इसके लिए अनेक है वो विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए, यानी अनेक विद्वान जिसमें अनेक विशेषण है जो विद्वान की विशेषता बता रहे हैं और विद्वान विशेष है। तीसरा प्रश्न है अस्मिन अनेक प्रदेश संति इत्यत्र अस्मिन सर्वनाम पद स्थान संज्ञा पदम लिखित, यानी यहाँ अनेक प्रदेश है इसमें आपको यहाँ के स्थान पर है वो संज्ञा पद लिखना है। यहाँ अस्मिन शब्द है वो भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसमें आपके अस्मिन के स्थान पर आएगा भारतवर्ष है क्योंकि अस्मिन में सप्तमी विभक्ति है तो भारतवर्ष में भी आपको सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करनी। इस प्रकार आपके अपठित गद्यांश है वो 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो खंड बे है वो भी आपके व्याकरण से संबंधित रहने वाला। इसमें चौथा प्रश्न है वृक्ष अध्याय बाल के सेते रेखांकित पदे विभक्ति तत्कांडम से लिखित, इसमें आपके वृक्ष से शब्द है वो रेखांकित है, इसका आपको विभक्ति और उसका कारण भी लिखना है। इसमें आपके
वृक्षस्य शब्द में वो षष्ठी विभक्ति है और ये अध्य के योग में आई। अध्य का अर्थ होता है नीचे बालक है वो वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। आगे 5वां प्रश्न है अधोलिखित तो संख्यावाची शब्द संस्कृत लिखित। यहाँ आपको जो संख्यावाची शब्द है उसको संस्कृत में लिखना है। पहला 201, इसमें आपको लिखना है एकाधिक द्विशतम यानी 1 अधिक 200 से। दूसरा है 2020 में, इसमें आपको लिखना है 20 अधिक 20 सहस्रम यानी 20 अधिक 2000 से। इसमें आपको सबसे पहले जो इकाई के अंक होते हैं उनको लिखना है और फिर उसके बाद जितनी बड़ी इकाई है उसको लिखना है। आगे 6वां प्रश्न है सिंहासन स्थित राम प्रविष्टि रेखांकित पद आधारित है प्रश्न निर्माण करूँ। तो आपको जो रेखांकित पद राम शब्द गए उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना। इसमें होगा सिंहासन स्वयं कै प्रविष्टि यानी राम के स्थान पर कै शब्द है वो आएगा। आपको जो कै शब्द है उसकी तीनों लिंगों में वो शब्द रूप याद होना चाहिए। इसे आप आराम से वो किसी भी शब्द का बना सकते हैं। और यदि कोई भी स्थान आता है तो उसके स्थान पर है वो हमेशा कुत्र होगा। और कार्य किस प्रकार किया जा रहा है, जो कार्य करने का तरीका आता है उसके अर्थ में कीदृशम। और यदि कोई भी समयवाची शब्द आता है तो इसमें आप कदा का प्रयोग कर सकते हो। अन्यथा जिस शब्द की विभक्ति है उसके हिसाब से आपको कै शब्द की विभक्ति प्रयुक्त करनी है। इसमें राम शब्द में प्रथम विभक्ति है तो कै शब्द की प्रथम विभक्ति कै ही होगी। आगे 7वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखा। तो इस श्लोक आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है। यह इच्छति आत्मनं शरय प्रभुतानि सुखानि चाहिए कुर्याद हितम क्रम से प्रैभ्य कदापि चाहिए। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग के सूक्ति शीर्षक से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य का सरस और बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किए गए। इस पद्यांश में अपना कल्याण एवं सुख चाहने वालों को दूसरों का अहित न करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया कि जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है और दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी क्रम नहीं करना चाहिए। यदि हम अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए जो उपयुक्त कार्य नहीं या जो अकल्याणकारी कार्य है वो नहीं करने चाहिए। आगे 8वां प्रश्न अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यते यानी इस श्लोक का आपको अन्वय और जो मंजूषा शब्द दिए गए उसका प्रयोग करके पूरा करना है। यह आपके श्लोक का ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पश्यति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधे प्रीति लक्षणम। यहाँ आपके जो प्रेम के 6 लक्षण है उसके बारे में बताए गए। और मंजूषा में 4 शब्द दिए गए। इन 4 शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसका अन्वय ददाति प्रतिगृह्णाति यानी देता है गुह्यम और गुह्यम के बाद आपके आएगा आख्याति पश्यति और भूंगते योज्यते फिर प्रतिलक्षणम और चतुर्थी जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा षड्विधम। इस प्रकार आपको जो मंजूषा दिए गए उनका आपको प्रयोग करते हुए अन्वय की पूर्ति करनी ये बहुत ही इजी रहता है। आपको केवल इसका दया करे वो उत्तर लिखना है। 9वां प्रश्न है सब पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन् प्रश्न पत्र न स्याति यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। आपके प्रश्न पत्र में 3 से 4 श्लोक दिए हुए होते हैं इसलिए आपको 5 से 6 श्लोक है वो याद होने चाहिए। क्या पता आप जो याद करो वो इस प्रश्न पत्र में आ जाए तो आप उसकी जगह वो दूसरे जो याद है वो लिख सकते हैं। यहाँ आपके लिए 2 इजी है वो श्लोक दिए गए। आप 6 पूरी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपको आसान लगता है वो लिख सकते हो। आगे 10वां प्रश्न है बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ से सारम हिंदी भाषा में लिखा। जो बुद्धिर बलवती पाठ है उसका सार हिंदी भाषा में लिखना है। में भूकंप विभीषक इसका पाठ का सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना। यह दूसरे मॉडल पेपर हल करवाया गया है। आगे जो खंड से है उसमें आपको गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश से संबंधित पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है वो पूछ जाएंगे यानी जो खंड से है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित रहने वाला है। इसमें 11 प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारितम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। ये 5 नंबर के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया होगा उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अथवा में एक गद्यांश और दिया होगा आपको दोनों गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश करना है। विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रि तस्मिन् गृहे कश्चन चोरे गृह अभ्यंतरम प्रविष्टि यानी जो देवगति या जो भाग्य के कार्य होते हैं वो विचित्र है। उसी रात्रि है वो घर में चोरों ने प्रवेश किया। ये जो आपके चोर और जो न्यायाधीश वाली कहानी उसे ले गया। तत्र नीताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिते चोरस्य पादवनेन प्रबुद्धो अतिथि चोर संगायन तन अवदत ग्रहण चत्पर विचित्रम घटत चोर एव उच्च क्रोशितुम आरभ चोरोयम इति तस्य तारसरोयन प्रबुद्ध ग्रामेश्वर शेग्रद निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वरकम अतिथिमेव च चोरम मत्वा एवर्तसन यद्यपि ग्रामस्य आरक्ष्येव चोरासि तत्क्षणेव रक्षपुरुषतम अतिथिम चोरोयम इति प्रखाप्य कारागृह प्रशापित यानी उसी रात्रि उस घर में चोर घुस गए और चोरों ने एक मंजूषा चुरा ली थी। जो मंजूषा चुरा जो चोरों के पैरों की ध्वनि थी उसके कारण जो अतिथि वो जग गया वो चोर के पीछे चला। लेकिन इसी समय विचित्र घटित हुआ। चोर है वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ये चोर है ये चोर है। इसका ये आवाज सुनकर सभी गांव वाले जग गए और उन्होंने उस अतिथि को चोर माना। लेकिन वास्तव में जो गांव का प्रहरी या आरक्षी था वही चोर था और उस आरक्षी ने उस अतिथि को है वो चोर मानकर कारागार में डाल दिया।
इसमें आपको पहला प्रश्न एक पदान उत्तर, इसमें पहला होगा कीदृशी देवगति, यानी देवगति यानी भगवान की लीला किस प्रकार की है, भगवान की लीला विचित्र, इसमें आपके उत्तर होगा विचित्र, जो पहली लाइन में आपके इस पद्यांश के स्टार्टिंग में आया। दूसरा पूर्ण वाक्यान उत्तर, चोर उच्च करो सीतम किम आभ्रति, यानी चोर है जोर से क्रोधित होकर क्या आरंभ करने लगा, इसका आपके उत्तर होगा चोर उच्च करो सीतम आरभत चोरोयम चोरोयम, जो चोर था वो जोर से चिल्लाने लगा कि ये चोर है, ये चोर है। आगे जो गै भाग है वो भाषिक कार्य व्याकरण से संबंधित रहने और इसमें पहला है विचित्रा देवगति अतर विशेषण पदम लिखती, विचित्र देवगति यानी भगवान की लीला विचित्र है, इसमें आपको विशेषण पद बताना है, इसमें विशेषण पद होगा विचित्र, यानी जो देवगति की विशेषता विचित्रा बता रहे, विशेषण लगभग 90% बार है वो पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। दूसरा ग्रामवासी ने सौग्रात निष्कर्मीय तत्र आगचन अतर आगचन इति क्रियापद से कर्त पदम लिखती, यानी यहाँ आपको आगचन शब्द जो क्रिया है उसका कर्ता पद लिखना, यहाँ कर्ता पद ग्रामवासी नहीं होगा, यानी ग्रामवासी लोग है वो आ गए थे। इसके अलावा आपके एक और गद्यांश दिया होगा एकोत्तर द्वि सहस्र ख्रीस्ताब्दे, यानी 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्र अपि भारत राष्ट्र नृत्य गीतवादी उल्लासे मग्नमासी तदम अस्माकं गुजर राज्यं पर्याकुलं विपरीतम करंद विकलम विप्लन जातम भूकंप से दारुण विभीषक समस्त अपि गुजर क्षेत्रम विशेषण च कच्छ जन पदम ध्वंसदा अवशेषु परिवर्तित, यानी 2001 को जब संपूर्ण देश है गणतंत्र दिवस के नृत्य और गाने और उल्लास में मगन था, उसी वक्त जो गुजरात का कच्छ और भुज क्षेत्र है उसमें भूकंप की विभीषिका जो संपूर्ण क्षेत्र है वो ध्वस्त हो गया। भूकंप से केंद्र भूतम भुज नगरम तु मर्तिका केडनकमेव खंडम खंडम जातम, जो भूकंप का केंद्र भुजनगर था वो तो खंडरों में टूट गया। बहु भूमिकानी भवनानी शने नेव द्रशन, जो विभिन्न भूमि पर बने भवन थे वो कुछ क्षण में धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत स्तंभ, जो बिजली के खंभे थे वो गिर गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्ग फाल दविये विभक्ता भूमि, भूमि दो टुकड़ों में बंट गई। भूमि गर्भ ऊपरी निशेषतन तो भी दुर्वार जल धारा भी जल पवाल नाम दर्श्यम उपस्थितम सहस्त्रम प्राणेस्तु शरणेव मरत, कुछ क्षण में हजारों लोग मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्त्रों अन्य सहायतार्थम करुणम करुणम करदंती सम, जो ध्वस्त भवन थे उनके नीचे दबे लोग है वो रोदन करुणा से रो रहे थे। हा देव सुतम आखंडा मारता प्रयचे केतन शिव वस्तु ईश्वर कृपया एवं द्वित्राणी दिनानी जीवनम धारित्वंती, यानी जीवन है वो कुछ ही समय में नष्ट हो गए। इसमें आपके जो भूकंप विभीषक पाठ है उससे गद्यांश लिए गए। इसमें पहला है कश्मीर पर्वाणी समग्र अपनी भारतम उल्लास से मग्न असित, यानी किस पर्व पर है वो संपूर्ण भारतवर्ष है वो मग्न था। इसका उत्तर होगा आपके गणतंत्र दिवस पर्वाणी, यानी गणतंत्र दिवस के पर्व पर संपूर्ण भारत है वो मगन था। दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर भूकंप से केंद्र भुजनगरम तो की दशम जातर, जो भूकंप का केंद्र भुजनगर था वो किस प्रकार हो गया था, जो भूकंप का केंद्र भुजनगर था वो खंडम खंडम जाते, यानी ये टुकड़ों में बंट गया था। इसका सही उत्तर होगा भूकंप से केंद्रम भुजनगरम तो खंडम खंडम जातम। आगे जो गै भाग है भाषिक कार्य, इसमें पहला है केचन शिशु इत्यादि क्रियापद किम, यानी कुछ बच्चे है इसमें आपके क्रियापद क्या होगा, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, केचन शिशु धारित्वंते, यानी कुछ बच्चे वो गिर गए थे या रो रहे थे। दूसरा है बहु भूमिका इति विशेषण पद से विशेष पदम किम अस्ति, जो बहु भूमिका विशेषण पद है उसकी विशेष पद की है, जो बहुत भूमि थी ये किसकी विशेषता बताता है। इसमें आपके विशेष पद होगा भवनानी, यानी बहुभूमि जो बहु मंजिला भवन थे उनकी विशेषता बता रहे, बहु मंजिला भवन की विशेषता है। आगे 12 प्रश्न है उसमें आपके एक पाठ्य पुस्तक पद्यांश दिया होगा और उसमें से भी 5 नंबर के प्रश्न है पूछे जाएंगे। अब तो हमें एक पद्यांश और दिया होगा। इसमें पहला है कंजल मलिनम धूमम मुंसति सत शक्ति यानम वासप यान माला संधावती विंत्रंती ध्वानम याना नाम पंक्तियों हयंता कठिनम संसनम सूची पर्यावरणम, यानी कि जो काजल के समान काजल की माला के समान जो धुआं छोड़ती है सैकड़ों वाहन, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। जो रेल यान है वो ध्वनि करती हुई दौड़ती है, वाहनों की पंक्तियां यहाँ अनंत है, इसलिए संचरण कठिन हो गए या चलना कठिन हो गए। इसमें पहला प्रश्न है कैसा अनंता पंक्तियां संति, यानी किसकी अनंत पंक्तियां है, याना नाम, इसमें आपके उत्तर होगा याना नाम, यानी वाहनों की अनंत पंक्तियां। दूसरा सत शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुस्ति, यानी सैकड़ों वाहन है वो किस प्रकार का धुआं छोड़ते हैं, सैकड़ों वाहन है वो कलजल मलिनम, यानी काजल के समान काला धुआं छोड़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न भाषा कार्य संबंधित, इसमें कज्जल मलिनम धूमम अन्य पदों के विशेष पद में, इसमें वो विशेष पद कौन सा, इसमें आपके विशेष पद धूमम होगा, यानी धुआं है वो जिसकी विशेषता काजल के समान बताई जा रही। कज्जल मलिनम विशेषण है और विशेष है वो धूमम है। दूसरा वासपयान माला इति कर्त पद से क्रियापदम किम अस्ति, यानी वासपयान माला का जो कर्ता पद है उसकी क्रियापद किया, यानी रेल के लिए या कौन सी क्रियापद प्रयुक्त, इसमें आपके होगा संधावती, यानी दौड़ती है, इसमें क्रियापद होगा संधावती। इसके बाद तो हमें एक और पद्यांश दे गया
आप दीरे अंबर पतम प्रीते पतंगा भरंगा रसाल मुकुलानी समाश्रियंते संकोचम अस्ति सरसौत्य दीन दिनो मीनो नो अंता कंतमा गतिम भे पे। तो इसमें आपके पहला होगा क्या संकोचम अस्ति, यानी कौन संकोच करता है, इसमें आपके होगा सर या सरोवर, इसका सही उत्तर होगा जो तालाब है वो संकोच करता है। दूसरा है कदा दीन दीन मीने गति न अभ्युति, यानी कब जो छोटी मछली होती है उनकी गति नहीं होती, इसमें आपके होगा यदा सरोवर संकोच गति तदा दीन दीन मीनम न अभ्युपति, जब तालाब है वो संकोच करता है या संकुचित हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, उस वक्त जो गरीब मछली है, जो छोटी मछली है वो मर जाती है। भाषिकार समाश्रियंते इति क्रियापद से कर्त पदम की मछली, जो समाश्रियंते शब्द है उसका कर्ता पद क्या होगा, उसका कर्ता पद है वो भरंगा होगा। भरंगा यानी जो कीट पतंग, जो छोटे कीट होते हैं। भाषा कार्य में दूसरा मीन इति विशेष पद से पद से विशेषण की मछली, यानी मीन जो मछली विशेष पद है उसका विशेषण पद कौन सा प्रयुक्त है, उसके लिए विशेषण पद है वो दीन दीन प्रयुक्त हुआ है, यानी जो छोटी और कमजोर मछली है उसके लिए विशेषी पद प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार आपके पद्यांश है वो 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये पद्यांश है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। ये प्रश्न बहुत इजी होता है, आपको केवल इनका दया कर उत्तर लिखना है। आगे 13 प्रश्न है। अधोलिखितम नाट्यं पठित एतद आधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन यथा निर्देशम लिखित, यानी इस नाट्यांश को पढ़कर आपको उसे जो प्रश्न पूछे गए उसको उत्तर देना। सिंहासन स्थे रामे तत्प्रविष्टे विदूषकेन उपदेशेन मार्गो तपसो कुशलवो विदूषक इति आर्य, यानी राम है और सिंहासन पर बैठे, उसके बाद विदूषक के उपदेश अनुसार दो तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इति आर्य, यानी आर्य इधर आइए। कुश लव कहता है राम से समीपम उपसर्ति पण्यम से अपि कुश लव महाराज से कुश और लव दोनों है वो राम के पास जाकर उनको प्रणाम करके फिर कहते हैं कि आप कुशल है महाराज राम, युष्मा दर्शनाथ कुशलमी, यानी आपके दर्शन पाकर कुशलियों बहुतो किम वयम अत्र कुशल प्रशंस्य भाजनम नय वय पुनरतिथि जन समुच्चय से कंडालय से प्रवेश से अवो हृदय ग्रह स्पर्श, यानी उनको हृदय से छूकर कहते हैं ये तो हृदय को छूने वाले स्पर्श से आसनार्दम उपयोगित, यानी आसन पर बैठा था वो दोनों राजासनम खलवेत नय युक्तिम साधितम, यानी राजा का शासन है वो राजा के लिए इस पर बैठना उचित नहीं है। राम कहता है सउदयनम ने चारित्रोपन, यानी किसी के सारे बैठना है वो चारित्रिकहीनता का प्रमाण नहीं। आप मेरे सारे बैठ रहे या मेरे माध्यम से बैठ रहे, तस्मांकम वयोहितम मध्य सिंहासन, यानी मेरी गोद है वो सिंहासन और आपके बीच में, इसलिए आपको इसे कोई भी चारित्रिका नहीं होगी। इसमें पहला प्रश्न है सिंहासन स्थित है, यानी सिंहासन पर कौन बैठा है, इसका उत्तर होगा राम में है। और पूर्ण वाक्य उत्तर है कुशलव किम कृत्वा रामस्य कुशलम पृच्छति, यानी कुशलव ने क्या कर राम का कुशलता का प्रश्न पूछा। कुशलव ने वो रामस्य समीपम उपसर्त्य प्रणाम से, राम के पास जाकर वो प्रणाम किया, प्रणाम किया कुशलम प्रश्नम पूछा। आगे है युष्मत दर्शनाथ अतर युष्मत सर्वनाम पद काव्याम प्रयुक्त, यहाँ जो युष्मत शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, युष्मत शब्द है वो कुश और लव दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा कुश लव इतिकृत पद से क्रिया पदम की मछली, यानी कुश लव दोनों पदों के लिए यहाँ क्रिया पद कौन सा है, यहाँ क्रिया पद है प्रविष्टि, यानी कुश लव दोनों प्रवेश करते हैं। इसके तो हम आपके एक और गद्यांश दिया नाट्यांश दिया होगा। गजते वृक्ष में सब सुंडे नालो तुम इच्छुति पर वानरस्तु कुर्दितु अन्य वृक्ष मारोति एव गजम वृक्षता वृक्षम प्रति धावन्त दृष्ट्वा सिंह अपि हस्तिवती च सिंह भोगज माम्य एव वातुदन एते वानर वानर अस्मादेव तु कथ्यामि यदम एव योग्य जनराज पदाय यान विशालकाय प्रकानि भयंकर चापी सिंह गज प्रजेतुम समर्थास्कमं दते अन्य वन्य जंतु नाम रक्षाय वयमेव समा। इसमें पहला प्रश्न है आपके गजे कैन वृक्षमेव आलोड्यम स्थित, जो हाथी है वो किसके द्वारा पेड़ को गिराना चाहता है, वो सुंडेन, यानी अपनी सूंड के माध्यम से वो पेड़ को गिराना चाहता है, इसका सही उत्तर होगा सब सुंडेन। दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर किम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति, यानी किसको देखकर शेर भी हंसता है, इसका आपके उत्तर होगा वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्ते गजम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए हाथी को देखकर है वो शेर भी हंसता है। भाषा कार्य में पहला प्रश्न है यद्यमेव योग्य वनराज पदाय अत्र अहम सर्वनाम कस्में प्रयुक्त, यहाँ जो अहम सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त है, यानी हम वनराज पद के लिए योग्य है। यहाँ हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ हम है वो वानरों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका सही उत्तर होगा वानराई वानरों के लिए। दूसरा इच्छति इत्या क्रियापद से कर्तुम किम, यानी जो इच्छति क्रियापद है उसका कर्ता क्या है, इसका कर्ता है वो गज होगा यानी हाथी। आगे 14 प्रश्न है वो आपके समाज से संबंधित रहने वाला, ये 3 नंबर का, इसमें 3 समाज से संबंधित पूछे जाएंगे। एक आपको समस्त पद लिखना है, एक का समास विग्रह और एक में समास का नाम लिखना है। पहला दिनम दिनम प्रति, इसका आपको समस्त पद लिखना है, इसका समस्त पद होगा प्रतिदिनम और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा विशाल भवनम समास विग्रह करना, विशाल भवन का आपको समास विग्रह करना, इसका होगा विशालम भवनम इति, इसमें कर्मधारय समास है। तीसरा भरत शत्रुघ्न समास का नाम लिखना, भरत शत्रुघ्न है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
और इसका आपके समास विग्रह होगा भरत च शत्रुघ्न च, दोनों के अर्थ में वो च का प्रयोग होगा। आगे 15 प्रश्न है वो अव्यय से संबंधित होगा, ये भी 3 नंबर का रहने वाला। आपको मंजूषा में 3 अव्यय दिए होंगे, उन तीनों को आपको तीनों वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है असत्यम मा वदतु, यानी असत्य नहीं बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे या आने वाले कल को या कदापि, यानी कभी भी असत्य है वो नहीं बोलना चाहिए। आगे दूसरा है एम खालजगा भरतपुरम गमिष्यामि, यानी मैं भरतपुर जाऊंगा। यहाँ भविष्य काल के लिए प्रयुक्त है और भविष्य काल में हमेशा समय आता है, यानी आने वाले कल को मैं है वो कल है वो भरतपुर जाऊंगा। और तीसरा वर्द है खालजगा चलती, यानी जो वर्द व्यक्ति होते हैं वो चलते हैं शनै, यानी धीरे धीरे चलते हैं। इसमें आपको तीनों अवयव उनका अर्थ के आधार पर प्रयोग करना है। ये 3 अवयव दिए होंगे, तीनों में से आपको इनका जो सटीक प्रयोग होता है वो करना है। यदि आप इनका प्रयोग आपको हार्ड लगता है तो आप इनका पहले हिंदी में अनुवाद करके देख लेना, फिर आप इसे आराम से इनका प्रयोग कर सकते हो। आगे 16 प्रश्न है भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षा के छात्र राकेश अस्थि, यानी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर में 10वीं कक्षा के छात्र राकेश हो। भौते पिता अति निर्धन अस्थि, आपके पिता जो है वो अत्यधिक निर्धन है या गरीब है। सबसे प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त्यर्थम एक प्रार्थना पत्र लिखती है, यानी आपको अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको सेवायाम लिखना है, फिर श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरम, फिर विषय लिखना है विषय शुल्क मुक्ति अर्थम प्रार्थना पत्रम, फिर महोदय निवेदनम अस्ति यदेहम भवताम विद्यालय 10वीं कक्षायाम पठामि, यानी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मम पिता अति निर्धनम अस्ति अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, यानी मेरे पिताजी बहुत गरीब है इसलिए मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो ठीक नहीं है। निर्धनता कारणात् मम पिता मध्यम शुल्क विद्यालय शुल्क प्रदान सक्षम नास्ति, यानी निर्धनता के कारण है वो मेरे पिताजी विद्यालय का शुल्क वहन करने में सक्षम नहीं है। किंतु मम अध्ययन से रुचि वर्तते, किंतु मेरी है वो अध्ययन में या पढ़ने में रुचि आते प्रार्थना वर्तते, यानी मम निर्धनता स्व अध्ययन च रुचिम विलोक्य शिक्षण शुल्क सर्वथा मुक्तिम प्रदास्यन्ति श्रीमंते, यानी इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी निर्धनता और अध्ययन के प्रति रुचि को देखकर मेरी जो शिक्षण शुल्क है उसको माफ करने का कष्ट करे श्रीमान। फिर आपको लिखना बहुधा आज्ञाकारी, फिर इसमें जो नाम दिए गए इसमें नाम राकेश दिए गए तो आपको राकेश लिखना, आप अपना नाम नहीं लिख सकते। फिर कक्षा 10वीं है और इधर आपको नाम के सामने वो दिनांक लिखनी है। इसके अलावा हम आपके एक अनौपचारिक पत्र और दिया होगा जिसमें आपको मंजूषा में शब्द दिए होंगे, उनमें से आपको प्रयोग करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपके भौतिक संयोगिता, यानी आप संयोगिता सभी कह सके मंजू प्रति सौ दिनचर्या या विषय अधोलिखितम पत्र मंजू सहायता पूरितम लिखती, यानी अपनी सखी या मित्र मंजू के लिए वो अपनी पूरे दिन की दिनचर्या पर है वो एक पत्र लिखकर भेजना है। इसमें आपके इन मंजूषा में जो शब्द दिए गए उनका प्रयोग करना है। इसमें सबसे पहले वो परीक्षा भवनते, यानी सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, या किसी भी जिले का या किसी भी स्थान का नाम दिया गया, यहाँ स्थान का नाम परीक्षा भवन, यानी जो परीक्षा भवन है उसका स्थान दिया गया। फिर उसके नीचे आपको दिनांक लिखना, फिर आप जिसको लिख रहे हो प्रिय सखी मंजू, यानी प्रिय सखी मंजू अत्र कुशलम तत्रास्तु आशा से भवती अपि कुशलिनी, यानी मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा आप भी वहाँ कुशल होगी। अद्य चिरात तव पत्रम प्राप्य अहम अति उपस्नामी, यानी आज सुबह आपका पत्र प्राप्त करे हो मैं प्रसन्न हुई। भौती मम दिनचर्या ज्ञातुम स्थित, तुम मैं वो मेरे दिनचर्या जानना चाहते अतः लिखा, इसलिए मैं लिखती हूँ ए मात्र पंचवादने प्रातः उत्तिष्ठामि, यानी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सार्ध षड्वादनम पर्यंतम स्नानम व्यायाम चक्रती, यानी 6:30 बजे तक है वो स्नान और व्यायाम कर लेती हूँ। सप्तवादनते अध्ययनम पर चलती, यानी 7:30 से वो या 7 बजे से अध्ययन है वो शुरू हो जाता है। 10 वादने भोजनम करता विद्यालय में गच्छामि, यानी 10 बजे वो भोजन करके विद्यालय जाती हूँ। सायं 5 वादने क्रीडामि, शाम को 5 बजे खेलती हूँ। सायं सप्तवादने संध्या आदि कम करता भोजनम करोमि, शाम को 7 बजे वो संध्या के कार्य करके भोजन करती हूँ। रात को 10 वादनम पर्यंतम पठन्ति, यानी रात को 10 बजे तक पढ़ती हूँ। इति मैं मम दिनचर्या, ये मेरी दिनचर्या। शेष कुशलम सभी कुशल, फिर आपको अपना नाम लिखना है। भौतिया सखी आपकी मित्र संयोगिता। इस प्रकार आपको जो मंजूषा में शब्द दिए गए उनका प्रयोग करके इसकी पूर्ति करनी। मंजूषा में 8 वर्ड दिए होंगे, आपको इन 8 को है वो सही वाक्य के हिसाब से एडजस्ट करके लिखना है। ये 4 नंबर का रहने वाला है। आगे 17 प्रश्न है, उसमें आपको चित्र आधारित वर्णन करना है। ये भी 4 नंबर का रहना है। आपको कोई 8 वाक्य है वो लिखना है। इसमें आपको चित्र जो सड़क दुर्घटना उसके बारे में दिए गए, तो हम आपके एक संवाद दिया गया, आप उन संवाद की पूर्ति भी कर सकते हो। इसमें आपका जो चित्र है इदम चित्रम सड़क दुर्घटना ही वर्तते, ये जो चित्र है वो सड़क दुर्घटना का है। तीव्रता वाहन चालने दुर्घटना बहुत ही वाहनों का तेज गति से चलाने से दुर्घटना होती है। वहां से समुचित नियंत्रण अभाव दुर्घटना बहुत ही वाहनों का समुचित रूप से नियंत्रण के अभाव में दुर्घटना होती है। चतुष्पतेषु सावधानता गंतव्य, चौपया वाहन है या जहाँ चौराया होता है वहां पर सावधानी से चलना चाहिए। सड़क सुरक्षार्थम यातायात नियम पालनम कर्तव्य, सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए।
छठा, वाहनस्य गति नियंत्रिता भवेत्, वाहनों की गति नियंत्रित रखनी चाहिए। सातवें, राजमार्गेषु यातायात संकेतानां पालनम करणीयम्, राजमार्ग पर है वो जो यातायात संकेतन है उसकी पालना करनी चाहिए। आठवां, चतुष्पथेषु वाहनम तीव्र गति न चलती, यानी जो चौराहे है उस पर वाहनों को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार आपको 8 वाक्य लिखना है। इसके अथवा में है मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा शिक्षक छात्र तयो मध्य वार्तालाप पूर्यति, यानी मंजूषा में जो शब्द दिए गए उसका प्रयोग करते हैं आपको शिक्षक और छात्र के मध्य जो वार्तालाप होता है उस वार्तालाप को पूरा करना है। इसमें शिक्षक पूछता है छात्रा किम भवन्ति किंचितम तुम इच्छति, यानी तुम क्या देखना चाहते हो। छात्रा महोदय वयम तु गातुम इच्छति, यानी कि मैं तो है वो गाना चाहती हूँ। शिक्षक गातुम इच्छति परंतु अद्य तू गातुम न समर्थ, यानी शिक्षक है वो कि गाना तो चाहता हूँ परंतु आज है वो मैं गाने में समर्थ नहीं हूँ। छात्रा महोदय वयम गास्यामि, महोदय है वो हम गाते हैं। शिक्षिका शोभनम एम अपि गास्यामि, यानी अच्छा है आप भी गाओ, ये मैं भी गाता हूँ। छात्रा वाद्य यंत्र यदि संति शोभनम, यानी छात्रा कहती है यदि वाद्य यंत्र है तो अच्छा है। शिक्षक तदा एवं तदा गायम वयम, इसलिए हम सब है वो गाएंगे। इस प्रकार आपको जो मंजूषा दी गई उन मंजूषा में से शब्दों का प्रयोग करते हुए इस को पूरा करना। 18 प्रश्न अधोलिखित वाक्य के संचित चतुर्नाम वाक्य नाम संस्कृत भाषा अनुवादम करोति, यहाँ पर जो 6 वाक्य दिए होंगे 6 में से आपको किसी 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये अधिकतर आपके कारक और शब्द रूप का प्रयोग करके लिखना है। वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है सह पठितुम, यानी पढ़ने के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है, इसलिए सह पठितुम अत्र गस्ती, वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है। दूसरा है तुम खेल कर कहाँ जाओगे, त्वम क्रीडित्वा कुत्र गमिष्यसि, यहाँ पर खेल कर के अर्थ में जो कत्व प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ त्वम क्रीडित्वा कुत्र गमिष्यति, यानी तुम खेल कर कहाँ जाओगे। तीसरा वह हंसता हुआ बोलता है सह हसन वदति। चौथा, ये कार्य करने योग्य है, इदम कार्यम करणीयम, यानी इदम ये कार्य के अर्थ में प्रयोग ये कार्य करने योग्य है। 5वां, मेरी कक्षा में 65 छात्र है, मम कक्षायां 65 छात्र सन्ति, मेरी कक्षा में वो 65 छात्र है। 6ठा, इस घर में हम रहते हैं, अस्मिन् गृहे वयम निवास में, इस घर में हम निवास करते हैं। वयम के अर्थ में आपके निवास समय जो क्रिया उसका प्रयोग है, रहने के अर्थ में निवास क्रिया है वो प्रयुक्त होते हैं। इन 6 में से आपको कोई 4 का संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। आगे 19 प्रश्न है, ये जो वाक्य वो क्रम रहित है इसका आपको क्रम संयोजन करके लिखना है। इसमें पहला होगा एक मकर नदिया वस्ती समय, एक बार एक नदी में एक मगरमच्छ निवास करता था। नदी तटे फलों पे जम्बू वृक्ष आशित, नदी के तट पर एक जम्बू वृक्ष था। तस्य शाखायां वानरम वस्ती समय, उसकी शाखा पर है वो बंदर रहते थे। मकर वानरेन पतितानी मधुर फलानी आशोदय अचिंत्यत, जो मकर था वो बंदरों को देख कर है वो जो बंदर मधुर फल गिरे रहे थे उनको देख रहे चिंतित होता है। फलानी अति मधुर अतः वानर हृदय तो अति मधुर अतः वानर हृदय खादम, जो मगरमच्छ था वो सोचता है कि ये जो बंदर है वो मधुर फल को खाता है, इसलिए जो बंदरों का हृदय वो अत्यंत मधुर होगा, इसलिए वानरों का हृदय उसको खाता है। वानर मकर से प्रयासम बुद्धि चातुर्य विफल कर, जो बंदर थे उन्होंने मकर का जो या जो मगरमच्छ का प्रयास था उसको बुद्धि के द्वारा है वो विफल किया या असफल किया। ये आपको जो 6 वाक्य है वो किसी भी कहानी से संबंधित दिए होंगे उनको आपको कथाक्रम संयोजन करके देखना है, यानी पहले कौन सी घटना घटित हुई और बाद में कौन सी घटना घटित हुई उसके अथवा में होगा। यहाँ मंजूषा दी गई उसके माध्यम से आपको संस्कृत में 6 वाक्य लिखना है जो स्वस्थ जीवन पर आधारित होंगे। इन मंजूषा में दी गई आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। पहला स्वस्थ जीवन प्रतिदिन व्यायाम करनी है, यानी स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। स्वस्थ जीवन सूर्योदय प्रातः शयनम त्याजन, यानी स्वस्थ जीवन के लिए सूर्योदय से पहले वो शयन त्याग देना चाहिए या उठ जाना चाहिए। तीसरा, संतुलित आहार स्वास्थ्य वर्धकम भवति, जो संतुलित आहार है वो स्वास्थ्यप्रद होता है। चौथा, स्वस्थ जीवन नियमित रूप में भ्रमण कर्तव्य, स्वस्थ जीवन के लिए नियमित रूप से भ्रमण करना चाहिए या घूमना चाहिए। 5वां, नियमित आहार विहार से स्वस्थ जीवन आवश्यक बहुत ही नियमित आहार और विहार है वो जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। 6ठा, वस्तुतः व्यायाम मानव निरोगी बहुत ही, व्यायाम से वो मानव निरोगी होता है। इस प्रकार आपके ये संस्कृत का 30वां मॉडल पेपर पूरा हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 के सभी विषयों के 5-5 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।